नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। सोने और खास तौर पर चांदी के भाव में लगातार तेजी जारी है। तो अब क्या कुछ हो सकता है, कौन से फैक्टर इम्पैक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमोंट से डॉक्टर रेनिसा चैनानी जी हैं। नमस्ते रेनिसा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते वेदा जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैम, अगर आप देख अभी अगर हम भाव के लेवल्स भी देखें तो सारे जोन्स को वापस से भाव क्रॉस कर चुका है। और दिवाली के बाद जो एक राहत मिली थी, खरीदारी का मौका मिला था, क्या वो मौका निकल चुका है अब और भाव तेजी की तरफ ही बढ़ते रहेंगे? जैसे गोल्ड के एंड सिल्वर की प्राइसेस ने वन साइडेड मूवमेंट दिखाई है पिछले एक हफ्ते से। तो लग रहा है कि ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी नवंबर मंथ में थी वो शायद अभी दिसंबर में वापस ना मिले। जैसे वन साइडेड रैली आई है एंड प्राइसेस काफी बढ़ चुकी है, तो शायद हमें थोड़ा वेट करना चाहिए डिप्स का। एंड मुझे लगता है कि जो ये इस साल का रैली है गोल्ड में 60% एंड सिल्वर की प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। यहाँ से 100% का रिटर्न दिया है, तो मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा वेट कर सकते हैं, उन्हें डिप्स मिलेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज रहेगा, वन वे अपसाइड मोमेंटम तो नहीं रहेगा, थोड़े बहुत डिप्स भी मिलेंगे। इट वुड बी लाइक टू स्टेप अप एंड वन स्टेप डाउन। थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगेन ये बुलिश रैली कंटिन्यू रह सकती है। जी मैम। और चांदी को खास तौर पे कैसे देख रही है मैम, क्योंकि वापस से जो नया बुल रन था और चांदी ने एक बार फिर से जो अपना पिछला, जिसको आप कह सकते हैं आर्गुमेंट था लोगों का, उसको झुठलाया है कि एक बार हाई जाने के बाद फिर एक गिरती है और फिर वापस उसके ऊपर नया हाई बनाने में काफी टाइम लगाती है, जैसे 40 साल लग गए। पर हम्म। इस बार वो वाला आर्गुमेंट काम नहीं किया और चांदी ऑल टाइम हाई पर गई, गिरी और वापस से उसको तोड़ दिया विद इन 1 और 2 मंथ। जी बिल्कुल, चांदी ने बहुत इम्पोर्टेंट लेवल जो था $50 का रेजिस्टेंस इस साल वो ब्रेक किया था, जो ऑलमोस्ट 14 सालों के बाद ब्रेक हुआ था। तो ये एक चीज हमें पता थी कि प्राइजेस यहाँ रुकने नहीं वाली है। 14 साल के बाद एक नया ब्रेकआउट आया है, तो ऑब्वियसली ये रैली कंटिन्यू रहेगी, एटलीस्ट 20-25% और भी प्राइजेस बढ़ेगी। बट हमने देखा कि $50 के ब्रेकआउट के बाद प्राइजेस $54 पे रुककर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, नीचे में $47 तक करेक्शन आया। एंड अगेन फिर से हमने प्राइसेस को रिकवरी होते हुए देखा, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे, ये रिबाउंड आया क्योंकि काफी सप्लाई स्क्वीजेस आने लगे, फिजिकल शॉर्टेज आने लगी है। एंड इन्वेंट्रीज में भी हम देख रहे हैं कि 10 ईयर लो पर है शंघाई में इन्वेंट्रीज। एंड देखा जाए तो सिर्फ 10 हफ्तों की ही इन्वेंट्री बाकी रह गई है चाइना में। तो आप कंसिडर करें तो 2.5 महीने में अगर इन्वेंट्रीज खत्म हो जाएगी सिल्वर की, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिल्वर के फिजिकल मार्केट पर, कि ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो तो स्ट्रांग है ही, डेफिसिट्स तो है ही, अभी सप्लाई शॉर्टेजेस भी आने लगे हैं, सप्लाई स्क्वीज आने लगा है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। एंड बहुत ही जल्द हम प्राइजेस को $60 क्रॉस होते हुए भी देखेंगे। एंड मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो लेवल है वो है $62 का, प्राइजेस वहां तक जा सकती है। शॉर्ट टर्म में मुझे दिसंबर मंथ में $62 तक प्राइजेस जाते हुए देख रही है, क्योंकि दिसंबर मंथ भी कई बार ऐसा हुआ है, 60% ऑफ द टाइम्स रहा है कि प्राइजेस ने अच्छा रैली किया है सिल्वर में। तो इस साल भी मुझे लग रहा है कि दिसंबर मंथ एक पॉजिटिव मंथ रहेगा सिल्वर के लिए। एंड हम एटलीस्ट $62 तक तो प्राइजेस को जाते हुए देख सकते हैं। अगर सप्लाई स्क्वीज और बढ़ता रहा तो शायद ये $65 का भी लेवल दिखा दे, जो नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स थे वो इस साल भी शायद अचीव हो गए, सो हो जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स मार्केट की कंडीशन कैसी रहती है। तो मैं शॉर्ट टर्म में तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ 1,85,000 to 1,90,000 काइंड ऑफ लेवल्स इन सिल्वर इन दिसंबर मंथ। और गोल्ड में मैम? गोल्ड में लग रहा है कि ये महीना दिसंबर मंथ थोड़ा एक रेंज बाउंड रहना चाहिए, 4200 से लेके 43-45, ये $150 की रेंज रहनी चाहिए। मुझे लगता है प्राइसेस को नया हाई बनाने के लिए या 4350 के ऊपर जाने के लिए एक नया ट्रिगर चाहिए होगा, तभी ही हम देखेंगे प्राइसेस नया रनअप दिखाएंगी, जो मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में आ सकता है। एज ऑफ नाउ हम 4200 से $4350 की रेंज में रहेंगे।
तो ओवरऑल स्टैंस बुलिश है, जिसे एक्यूमुलेट करना हो तो अभी अच्छा मौका है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ये साल खत्म होते ही दिसंबर मंथ में काफी फंड हाउसेस हैं जो प्रॉफिट बुक करते हैं। जो पूरा साल उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमाया है, गोल्ड में 60% के रिटर्न मिले हैं, सिल्वर में 100% के रिटर्न मिले हैं, तो काफी प्रॉफिट बुक करेंगे, तो शायद प्राइस थोड़ा डिप भी दिखाए आपको। सेंट्रल बैंक सेल नहीं करेगी, रिटेल इन्वेस्टर्स या जो छोटे छोटे फंड हाउसेस हैं, बड़े फंड हाउसेस हैं, वो जरूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकता है बिफोर 15 दिसंबर। उसके बाद तो हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो बिल्कुल ही चांस नहीं इतना मिलता। बाकी ये 15 दिसंबर से पहले जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, जिसे बाय करना हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाय कर सकते हैं। बट नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा 2026 का फर्स्ट क्वार्टर, वो काफी बुलिश रहेगा गोल्ड के लिए। मुझे लगता है एक नया रनअप स्टार्ट हो जाएगा, एंड $5,000 की जो टारगेट है ऑलमोस्ट सभी के, वो शायद फर्स्ट क्वार्टर में ही अचीव हो जाए। क्योंकि हमने जनरली देखा है कि जनवरी मंथ में नया रीएलोकेशन होता है पोर्टफोलियोज का, नए नए फंड हाउसेस नया पैसा डालते हैं, एंड जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 3 सालों में, काफी नया रीएलोकेशन होगा गोल्ड में। अपना एलोकेशन जो बढ़ाएंगे काफी फंड हाउसेस, 5% से 10%, 10% से 15%, जो एक इंक्रीमेंटल आएगा गोल्ड में, वो काफी बुलिशनेस देगा प्राइजेस को। तो आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में हम शायद प्राइजेस को $5,000 की भी लेवल टच करते हुए देखें, जो इंडिया में ऑलमोस्ट 1.5 लाख का लेवल है। तो बी रेडी फॉर अ न्यू बुल रन इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। एक चीज मैम मुझे समझाइए, बहुत सारे लोग इसको आर्गुमेंट में भी लाते हैं, और चूंकि आपने तो गोल्ड में पीएचडी किया है, काफी आप रिसर्च भी की हुई है उसके ऊपर। सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, और अक्टूबर में भी उन्होंने 50 टन से ज्यादा खरीदा, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइंग इस साल की रही, मतलब मंथली बाइंग अगर हम देखेंगे, और पूरे साल भर से वो खरीद ही रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे खरीद रहे तो बेचने भी तो आएंगे। तो सेंट्रल बैंक क्या बेचने के लिए अभी खरीदारी कर रहे हैं, और कब सेंट्रल बैंक बेचने के लिए सोना आते? क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल से, तो ये चौथा साल है लगातार जो ट्रेंड कंटिन्यू है 1,000 टन के आसपास का। कब बेचते हैं सेंट्रल बैंक सोना? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हैं कि जब सेंट्रल बैंक बेचने आएंगे तब जरूर भाव में बड़ी गिरावट आएगी। ये चीज समझनी चाहिए कि सेंट्रल बैंक्स बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। बहुत जल्दी वो शिफ्ट्स नहीं करते, कोई भी जो भी एसेट क्लास वो अगर खरीदते हैं या बेचते हैं, उनका बहुत लॉन्ग टर्म सिनारियो रहता है, लगभग 40-50 साल का एक व्यू पकड़ के चलते हैं वो। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो 1990 से लेके 2010 तक सेंट्रल बैंक्स जो है ये 20 सालों में गोल्ड के सेलर्स थे। खास करके यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने काफी गोल्ड सेल किया था, उनका सीबीजी एग्रीमेंट भी था कि वो हर साल 500-500 टन का गोल्ड सेल करेंगे। बट ग्रेजुअली जिस तरह से हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हुई, काफी क्राइसिस आने लगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेमैन ब्रदर क्राइसिस आया, डेट क्राइसिस आया, तो सिचुएशन चेंज हुई, एंड जिस तरह से डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हुआ है पिछले 5 सालों में, इस वजह से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स नेट बायर्स रहे हैं पिछले 15 सालों से। इनफैक्ट वो नेट बायर्स है, 2011 से नेट बाइंग है उनकी, बट लास्ट 5 सालों से वो काफी एक्टिव है। मोर देन 1,000 टन की बाइंग कर रहे हैं। इस साल भी एक्सपेक्टेड है शायद ये नंबर 1,000 टन के आसपास ही हो। तो सेंट्रल बैंक्स बहुत जल्दी सेल नहीं करेगी, ये जो डी डॉलराइजेशन का फेज है ये बहुत लंबा चलेगा यहाँ से, और ये 5-10 साल तो एटलीस्ट चलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वरी करने की कोई जरूरत नहीं है कि सेंट्रल बैंक सेल करना स्टार्ट करने की, इतना जल्दी वो नहीं होगा। एंड मुझे लगता है एटलीस्ट यहाँ से 5 साल तो ये चीज कंटिन्यू रहेगी रहेगी। एंड जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प है सिस्टम में, तब तक अनसर्टेनिटीज बनी रहेगी कुछ ना कुछ। जैसे इस साल 2025 एक ऐसा साल रहा है जहाँ पे टैरिफ की अनसर्टेनिटी थी, नेक्स्ट ईयर कुछ शायद कुछ और अनसर्टेनिटी आ जाए। इसके पिछले साल आप देखेंगे तो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज थी। तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो प्राइजेस को सपोर्ट करता है, एंड डी डॉलराइजेशन की वजह से, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में बाइंग करते ही जा रहे हैं, अपना एलोकेशन बढ़ा ही रही है, एंड इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर और भी बढ़ाएंगे। तो ये प्राइजेस को कंटिन्यूसली सपोर्ट करेगा ही करेगा। एंड जिस तरह से फेड की
मॉनेटरी पॉलिसी भी लूजन रहेगी। इस साल उन्होंने 2 बार रेट कट किया है, एक और रेट कट एक्सपेक्टेड है दिसंबर में। नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 5 रेट कट्स आ सकते हैं। तो ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा नेक्स्ट ईयर, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो एटलीस्ट 2026 तो मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ बुलिश ईयर। काफी जो भी प्रॉब्लम्स है मार्केट में वो बने रहेंगे, एंड गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस रैली करते रहेगी। तो एटलीस्ट 1 साल तक तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो आम निवेशक जैसे नहीं होते हैं, और अगर आप वो डॉलर के मुकाबले गोल्ड खरीद रहे हैं तो ये नहीं कि उनको कल मुनाफा कमाने के लिए वो खरीद रहे हैं, वो तो अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं, रिजर्व बनाने के लिए खरीद रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक कोई कुछ होता है तो जो सेंट्रल बैंक का कंपोजिशन होता है उनके रिजर्व का मैम, उसमें गोल्ड एक है, डॉलर एक है, फॉरेन करेंसी है, ऐसे अलग अलग चीजें रहती हैं। सेम जी चीज अगर हम बिल्कुल। देख। जी जी। जी बिल्कुल। आप अगर यहाँ से अगर 15 साल पहले देखें तो गोल्ड का जो रिजर्व था सेंट्रल बैंक्स में, वो ऑलमोस्ट 58 to 60% था। एंड डॉलर का जो रिजर्व था वो ऑलमोस्ट 58 to 60% था। वो घट के 15 सालों में नीचे आ गया है काफी, एंड इट इज लेस देन 30% नाउ। एवरेज अगर हम देखें तो, एंड गोल्ड की होल्डिंग्स जो है लगातार बढ़ रही है, विच वॉज लेस देन 5%, वो बढ़ के अभी 20% से भी ऊपर हो चुकी है। तो लगातार डॉलर सेल करके सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं और बाकी जगह पर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बिकॉज एक ये जो नया ट्रेंड आ चुका है कि डॉलर इज नॉट द किंग, इट इज नॉट द ओनली करेंसी जो पूरी दुनिया में चलेगी। ग्रेजुअली चाइनीज युआन, यूरो, गोल्ड है, ऐसे एसेट क्लास भी उभर कर आ रहे हैं जो काफी डाइवर्सिफिकेशन टूल की तरह यूज हो रहे हैं। तो अगर सेंट्रल बैंक्स डाइवर्सिफाई कर रही है, अपना 20% गोल्ड में डाल रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर को भी जरूर अपना पोर्टफोलियो का 20% गोल्ड एंड सिल्वर में जरूर डालना चाहिए। तो आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफी अच्छे बन जाते हैं। एंड आपने सबने देखा ही है पिछले 3-4 सालों से जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर ने रिटर्न्स दिए हैं, आगे नेक्स्ट ईयर भी वो कंटिन्यू रहेगा। तो आई वुड एडवाइस कि एटलीस्ट 20% अपने पोर्टफोलियो का जरूर गोल्ड एंड सिल्वर में डालें। जिसने नहीं शुरुआत की है, नया साल आ रहा है, एक अच्छा मौका भी मिल रहा है। आप सही कह रहे हैं मैम, जैसे सेंट्रल बैंक जो है, जैसे हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, तो यूरो को इस साल पछाड़कर जो है गोल्ड अब उनके गोल्ड रिजर्व में सेकंड नंबर पर आ चुका है। डॉलर के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई उनके पास चीज है तो वो गोल्ड है। पहले यूरो हुआ करता था और इतना गोल्ड खरीदा सेंट्रल बैंक्स ने कि अब जो है सेकंड नंबर पर गोल्ड पहुंच चुका है। और अभी जो है अगर हम देखें तो 20% जो है उनके ग्लोबल ऑफिशियल रिजर्व गोल्ड हो चुका है, जबकि यूरोप तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो वो वाला आर्गुमेंट शायद रिवाइज करना पड़ेगी, सेंट्रल बैंक बेचने आएंगे। जब यूएस की इकोनॉमी की हालत क्या होगी हमें नहीं पता, ग्लोबल इकोनॉमी आगे जाकर किस प्रकार से पैन आउट होगी, ये सारी चीजों को देखते हुए मैम अगर हम करेंसी की बात करें, इंडियन करेंसी लगातार जो है गिर रही है। और अगर आप देखेंगे इस पूरे साल में 5 रुपया मेरे हिसाब से ज्यादा कमजोर हो चुका है, अगर हम शुरुआत से अभी तक देखें। तो ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है प्राइजेस को, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रिटर्न हम डॉलर और रुपए के देखेंगे तो अलग अलग आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रुपी में जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, ये एक्चुअली एक डबल वैमी हो चुका है बुलियन इन्वेस्टर्स के लिए। एक तरह से हमको गेन्स तो मिल ही रहे हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही है, दूसरा रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से भी काफी प्राइसेस यहाँ इंडियन मार्केट में बढ़ रही है। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 84 का जो लेवल था लास्ट ईयर, वो उसे काफी डेप्रिशिएट होके रुपी ने आज 90 का लेवल टच कर लिया है, विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। एंड ये जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ 2-3 फैक्टर्स। वन इज कि लगातार इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑल द एसेट क्लासेस। अगर आप देखिए सारी कमोडिटीज के थ्रू हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। एंड इनफैक्ट गोल्ड की प्राइसेस भी इस साल 60% बढ़ी है, तो वहां से भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। सेकेंडली, जो टैरिफ्स लगे थे, यूएस ने 50% के टैरिफ्स लगाए थे इंडिया पर इन अगस्त मंथ, वो ग्रेजुअली डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है कि वो टैरिफ्स घट जाएंगे, काफी घट भी गए हैं। बट अभी भी कोई फाइनल सॉल्यूशन या डील नहीं हुई है, जो एक्सपेक्टेड है कि ये दिसंबर मंथ में हो जाएगी। तो जब तक कोई प्रॉपर डील नहीं होती, तब तक ये रुपया कमजोर रहेगा। एंड आई थिंक ये 90 ऐसा लेवल है जहाँ पे ये आरबीआई भी कंफर्टेबल नहीं है। तो काफी उनके पास रिजर्व्स भी हैं जिससे वो यहाँ पे इंटरवीन करेंगे।
तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ये लेवल सस्टेनेबल नहीं है, 90 के ऊपर रुपी ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। इस साल आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा डेप्रिशिएशन आना चाहिए। बट यस, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में ज्यादा बढ़त देखी गई है। एंड इंटरनेशनली जो प्राइसेस बढ़ी है उससे 6-7% इंडिया में प्राइसेस इस वजह से भी बढ़ी है क्योंकि रुपी इतना डेप्रिशिएट हुआ है इस साल। तो ज्यादा रिटर्न्स इंडियन इन्वेस्टर्स को मिले हैं इन कंपैरिजन टू बाकी देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे। एक चीज और समझाइए मैम, जापानीज येन लगातार कमजोर हो रही है और जापान के मार्केट और जापान की सरकार भी बोल रही है कि इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। और ऐसा वर्ल्ड मार्केट में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद जापानीज गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करे येन को बचाने के लिए। 160 के आस ऊपर अगर जाए तो शायद वो आए। इवन जापान में रेट हाइक की भी बात हो रही, जो वहाँ के इन्फ्लेशन नंबर या जो नए पीएम और जो गवर्नर के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनसे मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है। ये पर्टिकुलर चीज सोने के भाव को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? जी बिंदु जी, इसमें ये गोल्ड को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि कई ऐसे कैटेगरीज होते हैं, जैसे सेफ हेवन एसेट्स अगर आप देखें तो उसमें एक गोल्ड आता है, दूसरा जापानीज येन आता है और तीसरा डॉलर भी आता है और चौथा स्विस फ्रैंक आता है। तो ये 3-4 एसेट क्लासेस हैं जो सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं, जो इतने सालों से लगभग 80-100 सालों से माने जाते हैं कि ये सेफ हेवन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा दुनिया भर में तो सेफ हेवन, अगर किसी को कुछ खरीदना है सेफ्टी के लिए, तो ये 4 एसेट क्लासेस में बाइंग होती है। अभी डॉलर की बात करें तो डॉलर जनरली अपना सेफ हेवन स्टेटस लूज कर रहा है क्योंकि करेंसी काफी वीक हुई है, यूएस की इकोनॉमी काफी वीक हुई है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। स्विस फ्रैंक में भी हम देख रहे हैं इतना ज्यादा सेफ हेवन स्टेटस नहीं रहा है। एंड जापानीज येन में इतने सालों के बाद जो उनकी जीरो इंटरेस्ट पॉलिसी थी, फाइनली वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आई मीन एक कगार पर है, जहां पर काफी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हुई है, उनके इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे एंड काफी नए स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर से। तो एक ये पूरा डायनामिक्स ही चेंज हो रहा है। तो एंड उस वजह से हमने देखा है कि जापानीज येन भी काफी डेप्रिशिएट हुआ है। तो अभी सेफ हेवन एसेट क्लास में सिर्फ एक अकेला एसेट बचा है, वो है गोल्ड, जो सबसे ज्यादा सेफ है, जिसने सबसे अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इतने सालों से। तो जब भी अभी बड़े फंड हाउसेस, पेंशन फंड्स सेफ हेवन की बात करेंगे, कुछ भी दुनिया भर में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो गोल्ड में जाएगा, ना कि बाकी एसेट क्लासेस में, बाकी की करेंसीज में। तो इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जैसे ही हम देख रहे हैं कि बाकी एसेट क्लासेस का इंपॉर्टेंस लूज हो रहा है, गोल्ड एक नया कमोडिटी ऐसा इमर्ज हो रहा है कि जो अकेला ही सेफ हेवन है। एंड इस वजह से हम देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर भी उसके साथ ही काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रेनिशा जी, उम्मीद करेंगे 2025 की तरह 2026 भी जो लोगों ने सोने चांदी में खरीदते हैं उनके लिए बढ़िया रहे। थैंक यू सो मच मैम, आप इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम आप? जैसे हमने बात की आज गोल्ड एंड सिल्वर की, तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं एफ एंड ओ में ट्रेड नहीं करती हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ थ्रू ईटीएफ्स एंड डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर। एंड आपको कोई भी पोजिशन लेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही करिएगा।